हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम आपके साथ उत्तराखंड एपीओ का मेंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे यदि आपको लग रहा है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए हम आपके साथ पेपर शेयर कर रहे हैं। देख लीजिए, देखिए इसमें जो लॉ पेपर फर्स्ट है, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और उत्तराखंड पुलिस एक्ट आता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने अनिवार्य हैं। और इसमें 3 पार्ट दिए होते हैं, खंड और जो भाग हैं क ख ग से गा में से इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, बाकी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और सभी जो प्रश्न हैं उनके अंक समान दिए गए हैं। ठीक है, एक समान है। और जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें कहा गया है कि सभी 5 खंडों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, 5 खंड दिए गए हैं, सभी का उत्तर आपको देना है और कम से कम 100 शब्दों में देना होता है। जैसे कि इसमें पहला पूछ लिया है, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी बालक को आपराधिक दायित्व से मुक्ति उपलब्ध है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 82 और 83 में, जो कि डोली कैपेक्स और डोली कैपेक्स के बारे में बताता है। ठीक है, सेक्शन 82 जो कि 7 वर्ष से कम तक के या 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुक्ति प्रदान करता है, और 83 जो कि 12 वर्ष तक की। ठीक है, फिर उसके बाद है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मात्रा आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है और संगत प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उन्मुक्ति के बारे में हमने देखा है, मात्रा जो है 86, 85 और 86। 85 जो बताता है वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन होता है, जो कि और 86 इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताता है। तो इन दोनों को आप क्लियर करते हुए आपको केस लो भी, जो रिलेटेड लेटेस्ट केस लो हैं, उनको डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद है, कब कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के संदर्भ दें। ठीक है, तो ये हम कहाँ देखते हैं, सेक्शन 41 में देखते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा 41 को बताना है, और उसमें जैसे कि डीके वासु का केस है, और भी रिलेटेड आप केस डाल सकते हैं। और लोक उपताप क्या है, जो पब्लिक न्यूसेंस है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक न्यूसेंस हटाने के लिए कौन आदेश देने के लिए प्राधिकृत है। क्या लोक न्यूसेंस हटाने के लिए निम्नानुसार आदेश को दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो सीआरपीसी में हम कहाँ पर देखते हैं, सेक्शन 133 जो इसके बारे में प्रावधान करता है। तो उससे रिलेटेड आपको प्रावधान डालने हैं, केस लो डालने हैं। ठीक है, और उस पर एक केस भी, अवतार सिंह का जो फेमस केस है, तो इस तरह के आपको रिलेटेड केस डालने हैं। ठीक है, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट से आ गया है क्वेश्चन कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत किन अवचारों के लिए कोई पुलिस अधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा उसे क्या दंड दिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है आईपीसी जो पार्ट ए है। तो इसमें कहा गया है, ये कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए, और हत्या के अपराध से अभियुक्त के दायित्व को ऐसे प्रकोपन किस सीमा तक कम करता है। ठीक है, तो गंभीर जो सडन प्रोवोकेशन है, उससे संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा गया, और हत्या के अपराध में अभियुक्त के दायित्व को ऐसे प्रकोपन से किस सीमा तक कम करता है। और उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें हत्या का अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध में परिवर्तित हो जाता है। तो 300 के सारे एक्सेप्शन आपको बताने हैं, 5। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा पूछी गई है इसमें। ठीक है, और इसके आवश्यकता तो सिंपल है, आप बता ही दोगे 120 में। ठीक, और दुष्प्रेरण की परिभाषा कीजिए तथा इसमें और आपराधिक षड्यंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें तैयार कर लें। शरीर की निजी प्रतिरक्षा की सीमाएं क्या हैं, और इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आक्रमणकारी की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार कब प्राप्त होता है। तो जो जैसा कि हम सेक्शन 100 में देखते हैं, वो सभी प्रोविजंस आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और क्वेश्चन तैयार कर लेना है। वैसे यह कहकर संपत्ति प्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथ में, और यदि तुम 1 लाख रुपए नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। तो इस मामले में ए के द्वारा कौन सा अपराध यदि किया अपराध है, यदि कोई हो कारित किया गया, तो आई होप सभी जानते होंगे लूट का अपराध है। तो आपको इस तरह से करनी है। खंड भी आ जाता है, खंड में आईपीसी आ गया। अब खंड भी है, इसमें कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो
स्पष्ट कीजिए कि संक्षेप में विचारित प्रत्येक मामले के अभिलेख में मजिस्ट्रेट को कौन सी प्रविष्टियाँ करना आवश्यक है। तो समरी ट्रायल आपको बताना है, ठीक है, जो कहाँ पर 260 to 265 में है, ठीक है, और CRPC का जो कि चैप्टर 21 है। और नेक्स्ट है वह कौन से अपराध हैं जिनका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो उन अपराधों को बताना है जो समरी ट्रायल है, कौन कौन से मामलों में किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उन शक्तियों का परीक्षण कीजिए जो उसे शांति एवं लोक व्यवस्था को भंग करने से रोकने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान की गई हैं, ठीक है। और क्या संबंधित प्रावधान भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संगठित होने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है किन मामलों में अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। अपने उत्तर की पुष्टि में दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों को संदर्भित कीजिए। और नेक्स्ट है कब न्यायालय उस अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है जो फरार हो गया है, तथा चल संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी, जैसे कि हम 82 में देखते हैं। नेक्स्ट है 82 जो कि फरार व्यक्ति के लिए बताता है, जबकि 83 कुर्की की जब्ती के बारे में संपत्ति की कुर्की के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता में मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अंतर्विष्ट प्रावधानों के विवेचन कीजिए, ठीक है। जो मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रावधान है उनको बताइए। क्या उच्च न्यायालय ऐसे अभियुक्त को जिसे सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है दोषमुक्त कर सकता है, इस संबंध में उच्च न्यायालय की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। और अब आगे पार्ट सी जो कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, कृत्यों तथा कर्तव्यों के संबंध में क्या प्रावधान है। क्या पुलिस थाने में अभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराध में अंतर्वलित व्यक्तियों का अभिलेख रचना और प्रदर्शित करना भी पुलिस का कर्तव्य है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था के लिए क्या विशेष प्रावधान है। सार्वजनिक स्थलों के आरक्षण और अवरोध निर्माण करने तथा वहां संगत एवं ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को क्या शक्तियां प्राप्त हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी थाने में की गई रिपोर्ट के संबंध में पुलिस थाने के बाहर अधिकारी के कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। उसे किसी अपराध के अन्वेषण के संबंध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इनकी भी विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट है किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा जमानत के संबंध में पुलिस थाने के बाहर अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी खंड क और के हैं। तो क में कहा गया कि लोक अभियोग की शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि न्याय प्रशासन में लोक अभियोजक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता ही बनता है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट है लोक अभियोजक किसी पक्ष का समर्थक नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप से वह राज्य का जिसके नाम से सभी अभियोजन संचालित किए जाते हैं प्रतिनिधित्व करता है। उसका कर्तव्य राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है, पुलिस का नहीं। तो उपयुक्त अवलोकन के प्रकाश में लोक अभियोजक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको आना ही आना है, इसलिए इसे तो बहुत अच्छे से पक्के से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और बाकी जो हमने डिस्कस किए आप इन्हें भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम मेंस के लिए वीडियो लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।